जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 143 प्रीवियस ईयर सोल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने सोल्ड क्वेश्चन पेपर किया था जो कि था जून 2025 के बारे में, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने दिया था। आज करेंगे हम दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिसका सारे क्वेश्चन पेपर है इग्नो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से सोल्ड है। अगर आप इनको डिट्टो एग्जाम में लिखते हैं तो आप इसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम सारे क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इसलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अब हम देखते हैं बीपीएससी 143 हमारे टॉपिक के बारे में। इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। इससे पहले देख लेते हैं, इसमें दो भाग हैं, भाग 1 और भाग 2। प्रत्येक भाग से मिनिमम 2 प्रश्न करने हैं और टोटल हमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने तो एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, टोटल 5 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं, जिसके लिए हमें 3 घंटे मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर, जिसका शॉर्ट में नाम है जीएसटी, जिसे गुड सर्विस टैक्स भी बोलते हैं, के संदर्भ में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के हाल के घटनाक्रम पर चर्चा करनी है। संघ के कामकाज में संघर्ष के क्षेत्रों का विश्लेषण करना है। कांग्रेस प्रणाली के पतन का विश्लेषण करना है। निम्नलिखित में से 200 पर टिप्पणी करनी है, 200 शब्दों में टिप्पणी करनी है। नव मार्क्सवादी ढांचा कानून की अवशिष्ट शक्तियों के बारे में। 1960 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत के दौरान राज्य स्तरीय नेतृत्व के विकास का विश्लेषण कीजिए। पूर्वोत्तर भारत में जातीय राजनीति की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। भारत जनजातियों के क्षेत्रीय वितरण पर चर्चा कीजिए और केरल का विकास मॉडल और द्विदलीय प्रणाली, इन पर टिप्पणी करनी है। तो इसमें क्या है, केरल के विकास मॉडल पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जाकर, जो कि लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया, उसमें जाकर देख सकते हैं, जिसका हमने डिटेल में बताया है। तो इस वीडियो में इसका जिक्र नहीं करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के हाल के घटनाक्रम पर चर्चा करने, जीएसटी के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का संविधान संघीय व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय शक्तियों का संवैधानिक विभाजन किया गया है। वर्ष 2017 में लागू जीएसटी ने भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में ऐतिहासिक परिवर्तन किया। इसके साथ ही केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में एक नया चरण आरंभ हो गया। जीएसटी से पूर्व राज्य को बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन आदि जैसे महत्वपूर्ण कर लगाने का अधिकार प्राप्त था। तो इससे पहले क्या, जीएसटी आने से पहले उनके पास कौन कौन से राज्य जो कर लगा सकते थे, बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर। जीएसटी लागू होने के बाद इन करों को समाप्त कर दिया गया और एक साझा व्यवस्था लागू कर दी गई। इससे राज्यों की स्वतंत्र कराधान शक्ति सीमित हुई और वे जीएसटी परिषद पर अधिक निर्भर हो गए। तो इसके क्या है, जब जीएसटी लागू हुई ना, तो जो राज्य जो कर लगाता था उन सभी को समाप्त कर दिया और एक कॉमन टैक्स जीएसटी जिसे लागू कर दिया गया। तो इससे क्या होगा, जो राज्य के अधिकार में जो टैक्स के लागू करने के थे वो सारे इनसे छिन गए। जीएसटी परिषद और संघीय संतुलन। जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व है। निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाने की व्यवस्था सहकारी संघवाद को दर्शाती है, किंतु व्यवहार में केंद्र की भूमिका अधिक प्रभाव दिखाई देती है। इससे कई राज्यों ने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को लेकर चिंता व्यक्त की है। तो इसमें क्या है, ज़्यादा पावर किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है, और जो जीएसटी के लिए क्या है, राज्य सरकार को नाम मात्र की शक्तियाँ प्रदान की गई है। राजस्व क्षतिपूर्ति विवाद। जीएसटी लागू होने पर राज्य को 5 वर्ष तक राजस्व क्षतिपूर्ति की गारंटी दी गई थी। कोविड-19 महामारी के दौरान कर संग्रह में गिरावट आई, जिससे केंद्र सरकार राज्य के बीच में क्षतिपूर्ति को लेकर गंभीर विवाद उत्पन्न हुआ। कई राज्यों ने आरोप लगाया कि केंद्र ने अपने संवैधानिक दायित्व को पूरी तरह नहीं निभाया है। इसमें क्या है, वित्तीय स्वायत्तता और उधारी सीमा के बारे में जानेंगे। हाल के वर्षों में राज्यों की उधारी सीमा को जीएसटी प्रदर्शन से जोड़ना भी विवाद का विषय रहा है। आलोचकों के अनुसार इससे राज्य की वित्तीय स्वतंत्रता और नीति निर्माण क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। हाल के घटनाक्रम क्या क्या हुए हैं, जीएसटी दरों के युक्तिकरण पर मतभेद हुआ है। कुछ राज्यों में कर संग्रह असमानता है। राज्यों द्वारा अधिक वित्तीय स्वायत्तता की मांग है। सहकारी संघवाद से प्रतिस्पर्धी संघवाद की ओर झुकाव बढ़ा है।
अब जानेंगे जीएसटी के निष्कर्ष। इसका निष्कर्ष क्या निकला? जीएसटी ने भारत में कर प्रणाली को सरल और एकीकृत बनाया है, किंतु इसके साथ ही केंद्र राज्य में वित्तीय संबंधों में तनाव पैदा हो गया है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि केंद्र और राज्य की वित्तीय चिंता को गंभीरता से लेते हुए सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ के कामकाज में संघर्ष के क्षेत्रों का विश्लेषण करना है कि संघ के कामकाज में संघर्ष के क्षेत्र क्या क्या हैं। तो इसमें उत्तर में देखेंगे, भारत का संविधान एक संघीय व्यवस्था पर आधारित है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। यदि भी संविधान ने संघ और राज्य के बीच में संबंधों को संतुलित करने का प्रयास किया है, फिर भी व्यवहार में संघ के कामकाज के दौरान उनके अनेक ऐसे क्षेत्र उभरते हैं जहां संघीय संघर्ष दिखाई देता है। ये संघर्ष भारतीय संघवाद की गतिशीलता और जटिलता को दर्शाते हैं। तो भारत एक क्या संघीय व्यवस्था है जिसमें क्या है, कोई भी कानून बनाएगा उसको लागू करेगा, उसमें क्या कौन कौन भाग लेते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार। इसमें क्या केंद्र को ज़्यादा अधिकार प्रदान किए गए हैं, इसके राज्य क्या है उसको कम अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें संघर्ष कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? विधायी क्षेत्र में संघर्ष। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया। समवर्ती सूची में दोनों को कानून बनाने का अधिकार होने के कारण अक्सर टकराव उत्पन्न हो जाता है। यदि केंद्र और राज्य की कानून में विरोध हो तो कानून का जो केंद्र का कानून है उसको प्रभावी माना जाएगा, जिससे राज्यों में विधायी स्वायत्तता सीमित हो जाती है, उनके पास अधिकार की कमी हो जाती है। जो वित्तीय क्षेत्र में संघर्ष है इसके बारे में हम क्या जानेंगे? केंद्र के पास अधिक राजस्व स्रोत होने के कारण राज्यों की केंद्र पर निर्भरता अधिक बढ़ गई है, जिससे क्या है वित्तीय असंतुलन उत्पन्न होता है। कर वितरण, अनुदान, जीएसटी और राजस्व क्षतिपूर्ति जैसे मुद्दों पर केंद्र राज्य विवाद आम रहा है। तो इसमें क्या है कि जो मेन मुद्दा है वित्तीय प्रणाली क्या है? कर का वितरण का, अनुदान का, और उसके जीएसटी आने के बाद और मुद्दा बढ़ गया जो राजस्व क्षतिपूर्ति है। उसमें इस जैसे मुद्दों में केंद्र राज्य में आपस में विवाद रहते हैं। इससे राज्यों में यह भावना प्रबल होती है कि संघीय व्यवस्था केंद्र मुखी होती जा रही है, कि केंद्र की ओर ज़्यादा पावर का झुकाव होता जा रहा है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, प्रशासनिक क्षेत्र में संघर्ष होना। अखिल भारतीय सेवाएं प्रशासनिक समन्वय का माध्यम है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, किंतु कई बार राज्य इन्हें केंद्र के हस्तक्षेप का साधन मानते हैं। राज्य सरकारें अधिकारियों के स्थानांतरण की नियुक्ति में केंद्र के प्रभाव को अपने अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप के रूप में देखती है। तो इनकी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस है, वो कौन लागू करता है? केंद्र। वो अपने फायदे के हिसाब से इन्हें लागू करता है, ट्रांसफर करता है। अगला देखते हैं, राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। कई बार राज्यपाल की भूमिका को राजनीतिक पक्षतापूर्ण माना गया है, विशेषकर सरकार गठन, विधानसभा सत्र बुलाने, राष्ट्रपति शासन की सिफारिशों के मामले में इसे संघीय तनाव बढ़ता है। तो राज्यपाल की भूमिका हमेशा चर्चा में रही है। आपातकालीन का प्रावधान, संविधान के अनुच्छेद 352, 356, 366 केंद्र को असाधारण शक्तियां प्रदान की गई हैं। विशेष रूप से अनुच्छेद 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है के दुरुपयोग ने संघीय ढांचे को कमजोर किया है और राज्य की स्वायत्तता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। अगला टॉपिक देखेंगे, क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक संघर्ष। भाषा पहचान, क्षेत्रीय असमितता, संसाधनों के बंटवारे को लेकर भी संघीय संघर्ष उभरते हैं। नदी जल विवाद हो गया, सीमा विवाद हो गया, विशेष राज्य दर्जे की मांग इसके उदाहरण हैं जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक संघर्ष के कारण होते हैं। जो संघ के कामकाज में संघर्ष के क्षेत्र में अब जो हमने पढ़े हैं अभी 6-7, भारतीय संघवाद की एक स्वाभाविक विशेषता रही है। यह संघर्ष केवल शक्तियों के पुनर्संतुलन की आवश्यकता को दर्शाता है, बल्कि संघीय लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी बनाता है, समाज सेवी बनाने का अवसर भी प्रदान करते हैं। सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना को सुदृढ़ कर इन संघर्षों को संतुलित करने का समाधान संभव है, परंतु इनको समाधान किया नहीं जा रहा। धीरे धीरे मुसीबत को बढ़ाया जा रहा है, कभी कम किया जा रहा है, कभी ज़्यादा। तो राज्य और केंद्र में मुद्दे चलते रहते हैं, इनके बीच संघर्ष होते रहते हैं। तो क्या है, संघीय व्यवस्था में जो संघ के कामकाज है उसमें संघर्ष के क्षेत्र कौन कौन से हैं? विधायी क्षेत्र में संघर्ष है, वित्तीय क्षेत्र में संघर्ष है, प्रशासनिक क्षेत्र में संघर्ष है। राज्यपाल की भूमिका, जो राज्यपाल को जब नियुक्ति होती है उसके मुद्दे पर ये एक संघर्ष का विषय है। आपातकालीन की जो प्रावधान है उस पर क्षेत्रीय और सांस्कृतिक संघर्ष, इन सभी टॉपिकों पे क्या है, संघर्ष का क्षेत्र पैदा होता है। जो कांग्रेस प्रणाली है इसके पतन के बारे में जानेंगे। जो भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रणाली शब्द का प्रयोग हुआ है वह राजनीतिक वैज्ञानिक रजनी कोठारी ने किया है। अगर आप इस
किताब को पढ़ो और रजनी कोठारी के बारे में ना पढ़ो तो मतलब इसका जो पढ़ा हुआ है वो अधूरा है। तो इसमें क्या है, रजनी कोठारी ने क्या बताया है कि उस राजनीतिक व्यवस्था से है जिसमें स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न केवल एक प्रमुख दल थी बल्कि वह राज्य, समाज, राजनीति को जोड़ने वाली केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य कर रही थी। किंतु समय के साथ यह प्रणाली कमजोर पड़ गई और उसका पतन हो गया। तो इसके पतन के क्या कारण है? कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति कैसी थी? कांग्रेस प्रणाली एक प्रभुत्व दल वाली प्रणाली थी जिसमें कांग्रेस के भीतर ही विभिन्न विचारधाराएं, गुट, हित समूह समाहित थे। विपक्ष कमजोर था। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मुख्यतः कांग्रेस के अंदर ही होती थी। इसलिए क्या है, राजनीतिक स्थिरता है वो बनी रही। तो शुरुआत में कांग्रेस की प्रणाली क्या रही? एक दलीय प्रभुत्व वाली दल प्रणाली रही जिसमें विपक्ष बहुत ही ज़्यादा कमजोर था तथा कांग्रेस के भीतर क्या थी? गुटबाजी थी। उनके जो अंदर के नेता थे वही क्या विभीषण का काम करते थे। अगला देखेंगे संगठनात्मक क्षय। समय के साथ कांग्रेस का संगठन ढांचा कमजोर होता गया। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और नेतृत्व जो नेता हैं इनके बीच की दूरी बढ़ गई। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का जो है होश ह्रास हुआ और निर्णय प्रक्रिया केंद्रीकृत होती चली गई। तो इसमें क्या है, जो समय समय के साथ क्या है, संगठन बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया। जो इनके कार्यकर्ता थे और जिनके नेता थे उनमें दूरी बढ़ गई, बातचीत नहीं होती तो सीरियस मैटर नहीं करते थे, कोई ध्यान नहीं, यदि कार्यकर्ता ध्यान न दे या एक नेता ध्यान न दे। नेतृत्व का केंद्रीकरण और करिश्मा आधारित राजनीति। इंदिरा गांधी के दौर में कांग्रेस के नेतृत्व अत्यधिक केंद्रीकृत हो गया। हाईकमान संस्कृति के कारण सामूहिक नेतृत्व और विचार विमर्श की परंपरा कमजोर हो गई। करिश्माई नेतृत्व अकाल्पनिक रूप से प्रभावी रहा परंतु दीर्घकाल में पार्टी को संस्थागत स्थिति पहुंची। इसमें क्या है, नेतृत्व है ना वो केंद्रीकरण हो गया। इंदिरा गांधी ने मैक्सिमम पावर अपने पास रख ली तो इसके कारण क्या है, कार्यकर्ताओं और इनके बीच में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा आ गया। अगला है सामाजिक आधार का संरक्षण। कांग्रेस प्रणाली की मजबूती का आधार उसका विस्तृत सामाजिक गठबंधन था किंतु मंडल राजनीति, क्षेत्रीय आकांक्षाओं, दलित पिछड़े वर्गों और क्षेत्रीय दलों के उभार ने कांग्रेस के पारंपरिक सामाजिक आधार को तोड़ दिया। तो कांग्रेस की सबसे ज़्यादा मजबूती क्या थी? उसका जो सामाजिक संगठन था वो उसकी मजबूती थी। परंतु क्या है, ओबीसी जो मंडल आयोग आया उसने क्या किया, ओबीसी को दिया। क्षेत्रीय आकांक्षाएं बढ़ गई, दलित पिछड़े वर्गों क्या है उनको छेड़ दिया गया। क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, उनमें स्वायत्तता की मांग आई। इस कारण क्या है, कांग्रेस कमजोर होती गई। जो एक आपातकाल लगा था 1975 से 1977 इंदिरा गांधी की सरकार में, आपातकाल ने कांग्रेस की लोकतांत्रिक छवि को गंभीर आघात पहुंचाया। नागरिक स्वतंत्रताओं का निलंबन और सत्ता का दुरुपयोग जनता में असंतोष का कारण बना। 1977 के चुनाव में कांग्रेस की हार कांग्रेस प्रणाली के पतन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। तो इसमें क्या है, जो आपातकाल लागू हुआ 1975 से 77 में, उसका कोई मतलब खास कारण नहीं था। इन्होंने सत्ता खोने के डर से आपातकाल लागू कर दिया। जितने विपक्ष के नेता थे सभी को जेल में पहुंचा दिया और यह 2 साल तक रहा। इसके कारण देश को भी बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय दलों और गठबंधन राजनीति का उदय। 1980 के बाद क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ। भाषा, क्षेत्र, पहचान, विकास से जुड़े मुद्दे इन क्या है, जो क्षेत्रीय दल हैं इनके मुद्दे थे। राजनीति ने कांग्रेस की सर्वग्राही भूमिका को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही गठबंधन राजनीति का युग प्रारंभ हुआ। तो क्या है, 1980 के बाद बहुत सारे क्षेत्रीय दलों भर के आए। उन्होंने क्या है, लोगों के बेसिक मुद्दे सामने लाए जिससे कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। तो इसके साथ ही क्या है, कांग्रेस कमज़ोर हो गई और गठबंधन की राजनीति का मतलब इसमें क्या है, युग प्रारंभ हो गया। गठबंधन की राजनीति, गठबंधन की सरकार आई। वैचारिक अस्पष्टता क्या है, कांग्रेस समय के साथ अपनी वैचारिक स्पष्टता खोती गई। समाजवाद, उदारवाद, कल्याणकारी राज्य के बीच स्पष्ट दिशा के भाव ने पार्टी की पहचान को कमज़ोर कर दिया। जो वैचारिक स्पष्टता है वो क्या है, टाइम टू टाइम अपनी खोती गई और पार्टी ने क्या कर लिया, अपने आप को कमज़ोर कर लिया। तो इसके कांग्रेस का कमज़ोर होने का रीज़न क्या था? इसका मेन निष्कर्ष क्या है, कांग्रेस प्रणाली का पतन किसी एक कारण का परिणाम नहीं था बल्कि यह संगठनात्मक कमजोरी थी, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और लोकतांत्रिक चेतना के विस्तार का संयुक्त परिणाम था। तो इसके क्या है, एक रीजन नहीं बहुत सारे रीजन थे। पहला, संगठन कमजोर हो गया, सामाजिक परिवर्तन आ गए,
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और लोकतांत्रिक चेतना का विस्तार हो गया। आपातकाल जैसी इमरजेंसी लगने के कारण कांग्रेस का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा इससे। इस पतन ने भारतीय राजनीति को अधिक बहुलतावादी और प्रतिस्पर्धी बनाया। आज की भारतीय राजनीति कांग्रेस प्रणाली से आगे बढ़कर बहुदलीय और गठबंधन आधारित लोकतंत्र के चरण में प्रवेश कर चुकी है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नव मार्क्सवाद ढांचा। तो इसमें हम डिटेल में जानेंगे थोड़ा इसको 200 शब्दों में। नव मार्क्सवादी ढांचा शास्त्रीय मार्क्सवाद का संशोधित और विस्तारित रूप है जो बदलती सामाजिक राजनीति परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुआ। शास्त्रीय मार्क्सवाद में जहाँ मुख्यतः आर्थिक संरचना और वर्ग संघर्ष पर केंद्रित था, वही नव मार्क्सवाद क्या था, राज्य राजनीति संस्कृति विचारधारा की भूमिका को अधिक व्यापक रूप से समझने का प्रयास करता है। जो मार्क्सवाद है वो किस पर आधारित था, आर्थिक संरचना और वर्ग संघर्ष पर। परंतु नव मार्क्सवादी ढांचा क्या हो गया, राजनीति संस्कृति और उसकी विचारधारा इस कॉन्सेप्ट टॉपिक को अपने में शामिल करता है। नव मार्क्सवादी विचारधारा जैसे ग्रामसी, पुलाजास, अल्थुसर ने यह तर्क दिया है कि राज्य केवल पूंजीपति वर्ग का उपकरण नहीं है बल्कि वह सापेक्ष स्वायत्तता रखता है। ग्रामसी ने हेजेमनी वर्चस्व की अवधारणा के माध्यम से बताया है कि शासक वर्ग केवल बल से नहीं बल्कि विचारधारात्मक सहमति से अपने माध्यम से शासन करता है। नव मार्क्सवादी में राजनीति को केवल आर्थिक आधार की परछाई नहीं माना गया बल्कि इसे स्वतंत्र लेकिन संरचनात्मक रूप से सीमित क्षेत्र के रूप में देखा गया है। विकासशील देशों में संदर्भ में यह ढांचा राज्य वर्ग पूंजीवाद वैश्वीकरण निर्भरता के संबंधों को समझने में सहायक है। इस प्रकार नव मार्क्सवादी ढांचा भारतीय राजनीति में विश्लेषण करें तो इसकी जो राज्य की भूमिका है, वर्गीय गठबंधन है, संरचनात्मक असमानताओं को समझने का एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक उपकरण प्रदान करता है। जो मार्क्सवादी वो क्या है, वर्ग व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था को देखता है, परंतु इसमें क्या है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो उससे अलग देखे जाते हैं, जिसका क्या है, राजनीति से संबंधित संस्कृति और विचारधारा की भूमिका को अधिक ध्यान रूप से देखता है। अगर आपको मार्क्सवादी ढांचा देखना है तो आप लास्ट क्वेश्चन में जाकर, या हमने हर पूरी बुक का हर चैप्टर को अपडेट कर रखा है विद क्वेश्चन आंसर, उसमें मार्क्सवादी ढांचा भी दिया गया है, तो उस पर जाके आप आराम से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कानून की अवशिष्ट शक्ति क्या है। कानून की अवशिष्ट शक्ति से तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके अंतर्गत वे विषय आते हैं जो संविधान में न तो संघ सूची, न राज्य सूची और न ही समवर्ती सूची में स्पष्ट किए गए हैं। मतलब जो अवशिष्ट शक्ति है जो उसके अंदर आती है जिसमें संघ राज्य समवर्ती सूची के अंदर नहीं आते, ना विशेषाधिकार के अंदर आते, मतलब किसी टॉपिक में नहीं है, तो भारतीय संविधान में यह शक्ति केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 248 संघ सूची की प्रविष्टि 97 के अनुसार संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है। यह प्रावधान भारत को एक मजबूत संघात्मक व्यवस्था प्रदान करता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि भविष्य में उत्पन्न होने वाले नए तकनीकी जटिल विषयों जैसे साइबर कानून, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था पर प्रभावी कानून बनाया जा सके। तो इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या था कि जो इतने सारे जो हमने डिपार्टमेंट बताए हैं इन पर क्या है, एक प्रभावी कानून बना सके। हालांकि आलोचक का मानना है कि इससे राज्यों की विधायी स्वायत्तता सीमित होती है और संघीय संतुलन के पक्ष में झुक जाता है। इसके बावजूद भारतीय परिस्थितियों के अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास रखना राष्ट्रीय एकता, नीति निर्माण के रूप में एकरूपता और प्रशासनिक दक्षता के रूप में आवश्यक माना गया है। इस प्रकार कानून की अवशिष्ट शक्ति भारत की संघीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भाग नंबर 2 में देखेंगे 1960 के दशक के अंत में 1980 के दशक की शुरुआत में जो राज्य स्तरीय नेतृत्व का विकास, इसके बारे में जानेंगे। 1960 के दशक के अंत से लेकर 1980 के दशक की शुरुआत तक कालखंड राज्य स्तरीय नेतृत्व के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें राज्य विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, राज्य को बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं। यहाँ बहुत सारे आंदोलन हमें देखने को मिले जो राज्य की स्वायत्तता के लिए मांग करते हैं। यह वह समय था जब कांग्रेस प्रणाली का शरण खत्म हो रही थी। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के उभार ने राज्य में नए प्रकार के नेतृत्व को जन्म दे दिया था। 1967 के आम चुनाव में इस परिवर्तन का निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। पहली बार कई राज्यों में कांग्रेस का एकाधिकार टूटा और गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इससे राज्यों में ऐसे नेताओं का उदय हुआ जो केंद्र निर्भर न होकर स्थानीय सामाजिक आधार
और अपनी राजधानी स्थापित कर रहे थे। इस दौर में चरण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश से थे, जो कि आगे जाकर यूपी के जो उत्तर प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री भी बने। EMS नबूदिरापाद और जो कि केरल से संबंधित है। ये अगला है NT रामाराव जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और M करुणानिधि जो तमिलनाडु से। जैसे नेताओं ने राज्य की नेता जो राजनीति थी उसको दिशा दी और लोगों की आवाज़ को उठाया। इसमें सबसे खास उदाहरण हम देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह जी का, जिन्होंने राजनीति को बहुत सारा बदल दिया। इस काल में राज्य स्तरीय नेतृत्व का एक प्रमुख आधार सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों की राजनीति बनी। हरित क्रांति के प्रभाव से उभरे मध्यम किसान वर्ग ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई है। जो हरित क्रांति है उसमें क्या है, जो मध्यम वर्ग है ना उसको बहुत हायर लेवल पे ये लेके चला गया है। किसान वर्ग की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम किया है, इनको बहुत मजबूती प्रदान की है। परिणाम स्वरूप राज्य नेतृत्व अधिक जनाधिकारित और सामाजिक रूप से विविध हुआ। उत्तर भारत में किसान नेता और दक्षिण भारत में दृढ़ आंदोलन से जुड़े नेता इसी प्रवृत्ति के उदाहरण है। जो उत्तर भारत में चौधरी चरण सिंह, उन्होंने क्या है, कृषि से मुद्दे उठाए, जो दलित हैं पिछड़े लोग हैं उनसे जुड़े मुद्दे उठाए मजदूर वर्ग के लिए, तो क्या है वो फेमस हो गए। जो द्रविड़ आंदोलन है वो अपनी भाषा के लिए लड़ा गया, अपने क्षेत्र के लिए लड़ा गया, साउथ में तमिलनाडु जैसे स्टेट में, तो ये उससे जुड़े नेता है वो फेमस हो गए और राजनीति में अहम योगदान निभाया। 1970 के दशक में आपातकाल 1975 से 1977 ने राज्य नेतृत्व को प्रभावित किया। आपातकाल के विरोध में उभरे नेताओं ने राज्य स्वायत्तता और लोकतांत्रिक अधिकारों को अपनी राजनीति का केंद्र बताया। इसके बाद जनता पार्टी आयोग पुनः कांग्रेस की वापसी ने यह स्पष्ट किया कि राज्य स्तरीय नेतृत्व अब केंद्र के अधीन नहीं रह गया है। तो इसमें क्या है, कांग्रेस की वापसी हुई, परंतु क्या है मिनॉरिटी में सरकार है, उनकी सरकार गिर गई, उनकी मिनॉरिटी में आई। तो इसके कारण क्या है, उन्होंने दिखा दिया कि जो राज्य स्तरीय नेतृत्व है वो अब केंद्र के पास नहीं रहा है, उसको अधिकार देने पड़ेंगे, उसको अधिक से अधिक अधिकार प्रदान करने पड़ेंगे, क्योंकि वरना फिर से केंद्र की सरकार पलट जाएगी। 1980 के दशक की शुरुआत तक आते आते राज्य की राजनीति करिश्माई क्षेत्रीय और सांस्कृतिक पहचान आधारित नेतृत्व में उभरने लगी। यह नेतृत्व स्थानीय भाषा, संस्कृति, क्षेत्रीय अस्मिता को राजनीतिक शक्ति में बदलने में सफल रहा। इससे भारतीय संघवाद बहुस्तरीय और प्रतिस्पर्धा वाला एक देश बना। इसका में क्या है, 1960 से के दशक के अंत 1980 के दशक की शुरुआत तक राज्य स्तरीय नेतृत्व का विकास भारतीय राजनीति में केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों को पावर दी गई। एक दलीय प्रभुत्व से बहुदलीय पार्टी बनी। अभिजात नेतृत्व से जनाधिकारित नेतृत्व हुआ और इसने क्या है, भारत को राज्य राजनीति से अधिक सशक्त और स्वायत्त प्रतिनिधित्व बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वोत्तर राज्य में जातीय राजनीति की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। पूर्वोत्तर राज्य भारत का एक विशिष्ट क्षेत्र है जहां जातीय राजनीति की केंद्रीय धुरी के रूप में विकसित हुई है। इस क्षेत्र में जाति राजनीति का जो स्वरूप है मुख्यतः जनजातीय पहचान है, सांस्कृतिक विशिष्टता, ऐतिहासिक अनुभव और क्षेत्रीय असुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये जो लोग रहते हैं वो क्या है, जंगल, प्राकृतिक नेचर के जो सोर्सेज हैं उनके पास रहते हैं, इसलिए इन्हें जनजातीय पहचान मिली है। इनकी संस्कृति अलग है, इनका ऐतिहासिक अनुभव और उनकी जो क्षेत्रीय सुरक्षा उनके लिए वो आपस में नहीं सरकार से लड़ते रहते हैं और क्या है, इनके खिलाफ आंदोलन करते रहते हैं, जिसका हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जातीय समूह राजनीति के प्रमुख अभिनेता रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में भारतीय राजनीति क्या थी, जातीय राजनीति की पहली प्रमुख विशेषता पहचान आधारित राजनीति है। यहाँ राजनीति वर्ग या जाति की बजाय जनजातीय, भाषाई, सांस्कृतिक पहचान पर आधारित है। प्रत्येक प्रमुख जनजातीय समूह अपनी अपनी अलग पहचान है, उनकी अलग परंपरा है, भाषा है। जीवन शैली को सुरक्षित रखने के लिए राजनीतिक संगठनों और आंदोलनों का उन्होंने सहारा लिया। उदाहरण के लिए नागा, मिजो, बोडो, मणिपुरी समुदाय ने आंदोलन किए। इसी को क्या बोलते हैं, पहचान की राजनीति। तो इससे क्या हमें देखने को मिली, पहचान की राजनीति। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, स्वायत्तता और आत्मनिर्णय की मांग। स्वायत्तता अलग स्टेट है, एक स्टेट है जो उसमें क्या है, उसको केंद्र से ज़्यादा पावर मिले या केंद्र के अधीन न रहे, और आत्मनिर्णय की मांग की, जो खुद का डिसीजन खुद ले सके। कई जातीय समूहों ने भारतीय
संघ के भीतर अधिक स्वायत्तता, विशेष संवैधानिक दर्जा, अलग राज्य की मांग, छठी अनुसूची, स्वायत्त जिला परिषदें और विशेष प्रावधान इसी जातीय राजनीति का परिणाम है। कुछ मामलों में यह मांग अलगाववादी स्वरूप भी ग्रहण कर लेती है, जिसे नागा आंदोलन कहते हैं। तीसरा देखेंगे, जनसंख्या संरचना को लेकर असुरक्षा है। बाहरी लोगों के प्रवासन ने स्थानीय जनजातीय और जो समूह है उसमें सांस्कृतिक और आर्थिक असुरक्षा की भावना को जन्म दिया। इसमें क्या है, जो इन स्टेट में क्या है, बंगाल से आकर और क्या है, नेपाल से लोग आकर बसे हैं। इससे क्या है, उनके समूह को सांस्कृतिक खतरा हो गया है, और सांस्कृतिक खतरा है तो वो काम नहीं कर पा रहे। इस कारण क्या है, आर्थिक उनकी असुरक्षा उत्पन्न हो गई है। असम में आंदोलन 1979 से लेकर 1985 इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां विदेशी बनाम स्थानीय का प्रश्न जातीय राजनीति के केंद्र में रहा। चौथी इसकी विशेषता क्या है, राज्य और केंद्र के प्रति अविश्वास। औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता के बाद की नीतियों ने कई जातीय समूहों में यह भावना उत्पन्न की कि उनकी आकांक्षाओं की अपेक्षा परिणाम स्वरूप राजनीतिक सहभागिता बहुत कम हो गई है केंद्र के मुकाबले राज्य में, और राज्य में उनके पास बहुत कम अधिकार हैं। इससे क्या है, आंदोलन, विरोध, सशस्त्र संघर्ष के रूप में हमें देखने को मिलता है। अंत में क्या देखेंगे, पूर्वोत्तर की जातीय राजनीति की एक अन्य विशेषता राजनीति और सामाजिक संरचना का घनिष्ठ संबंध है। यहाँ सामाजिक संगठन, परंपरागत संस्थाएं, जनजातीय परिषद राजनीतिक निर्णय में सक्रिय भूमिका निभाती है, जिससे राजनीति औपचारिक दलों तक सीमित नहीं रहती। जो पूर्वोत्तर भारत में जातीय राजनीति की पहचान है, स्वायत्तता, सुरक्षा और ऐतिहासिक अनुभवों से गहराई से जुड़ी है। यहाँ राजनीति जहाँ एक और लोकतांत्रिक संघवाद के लिए चुनौती प्रस्तुत करती है, वहीं दूसरी ओर बहुलतावादी भारत में विविधताओं के राजनीतिक समायोजन की आवश्यकता को रेखांकित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में भारतीय जनजातियों के क्षेत्रीय वितरण पर चर्चा करनी है। जो भारतीय जनजाति की विविधता की दृष्टि से विश्व के प्रमुख देशों में से एक है। भारतीय जनजाति केवल सामाजिक समूह नहीं है, बल्कि विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों, सांस्कृतिक परंपराओं और ऐतिहासिक अनुभवों से जुड़ी हुई है। जनजातियों का वितरण भारत के समान रूप से नहीं है, बल्कि विशिष्ट क्षेत्रीय पट्टियों के रूप में किया जाता है। जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, इसमें जानेंगे भारत, जो पूर्वी भारत है उसमें जनजातियों की संख्या एक प्रमुख क्षेत्र है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय में बड़ी संख्या में जनजाति निवास करती हैं। नागा, मिजो, खासी, गारो जनजातियां, अपातानी आदि प्रमुख जनजातियां हैं। इस क्षेत्र की जनजातियां क्या करती हैं, सांस्कृतिक रूप से संगठित होती हैं, राजनीतिक रूप से सक्रिय होती हैं, संवैधानिक स्वायत्तता की मांगे करती हैं। यहाँ की जनजातियां पारंपरिक परिषदों, सामुदायिक संस्थाओं द्वारा शासित हो रही है। जो मध्य भारत है उसमें जनजातियों के बारे में देखेंगे। मध्य भारत में जो जनजातीय हृदय भूमि कहा जाता है, इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के कुछ भाग आते हैं। संथाल, मुंडा, हो, गोंड, भील, ओरांव जैसी जनजातियां देखने को मिली है। इस क्षेत्र में खनिज संसाधनों से समृद्ध है, किंतु विकास परियोजनाओं के कारण यहाँ विस्थापन, गरीबी, संघर्ष की समस्याएं अधिक रही है। इसमें देखेंगे पश्चिमी भारत। तो पश्चिमी भारत में क्या है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्सों में भील, ग्रासिया, मीणा, वारली जैसी जनजातियां पाई जाती हैं। यहाँ की जनजातियां कृषि, पशुपालक, वन आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। यह क्षेत्र अर्धशुष्क जलवायु और पारंपरिक जीवन की शैली के लिए जाना जाता है। दक्षिण भारत में क्या है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में भी जनजातीय आबादी विद्यमान है। टोडा, कोट्टा, कुरुम्बा, चेचू और कादर प्रमुख जनजातियां हैं। यह जनजातियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, परंतु उनकी सांस्कृतिक अत्यंत विशिष्ट और ऐतिहासिक रूप से प्राचीन है। जो उत्तर पश्चिमी और हिमाचल क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, उसके बारे में जानेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गद्दी, गुज्जर और भोटिया जैसी जनजातियां पाई जाती हैं। ये मुख्यतः पर्वतीय और चरावा समुदाय हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, भारत में जनजातियों का एक बहुत सारा बड़ा जाल है। जो जनजातियों का क्षेत्र वितरण है वो भूगोल, पर्यावरण और ऐतिहासिक विकास गहराई से प्रभावित करता है। यह वितरण न केवल सामाजिक विविधता को दर्शाता है, बल्कि भारतीय संघीय ढांचे में जनजातीय प्रश्नों का समाधान की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। अगला क्वेश्चन जानेंगे हम केरल का विकास मॉडल, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं, और इसमें लास्ट वीडियो में जाकर आप इसे देख सकते हैं।
आगे जाके देखते हैं द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय प्रणाली वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें दो प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रभुत्व होता है और सत्ता प्राय इन्हीं दो दलों के बीच स्थानांतरित होती है। इस प्रणाली का सबसे संयुक्त जो प्रसिद्ध उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दो ही दल प्रमुख हैं। द्विदलीय प्रणाली का प्रमुख लाभ राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट बहुमत मिलने के कारण सरकारें अपेक्षाकृत मजबूत होती हैं और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तेज होती है। साथ ही मतदाता है उनके लिए क्या विकल्प स्पष्ट होते हैं जिससे जवाबदेही बढ़ती है। लेकिन इस प्रणाली की कुछ गंभीर सीमाएं भी हैं। यह राजनीतिक विविधता और छोटे दलों के प्रतिनिधित्व को सीमित कर देती है। समाज के अनेक वर्गों अल्पसंख्यक मतों को पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता। कई बार क्या है राजनीतिक अत्यधिक ध्रुवीकृत हो जाती है और सहमति आधारित शासन कठिन हो जाता है। भारतीय संदर्भ में द्विदलीय प्रणाली को पूरी तरह लागू नहीं होती क्योंकि भारत का समाज बहुविविध है और बहुदलीय व्यवस्था अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, द्विदलीय जो प्रणाली है वो स्थिरता प्रदान करती है किंतु समावेशिता और प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण से इसकी सीमाएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और ये जो सोल्ड क्वेश्चन पेपर है वो यही समाप्त होता है। अगर आपको इग्नो से रिलेटेड कोई भी सोल्ड असाइनमेंट चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप सोल्ड इग्नो असाइनमेंट PDF प्राप्त कर सकते हैं जिससे आप अपनी हैंडराइटिंग में लिखकर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। PDF में क्वेश्चन को डिटेल्ड में बताया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है उस लिमिट के बराबर रखा गया है और एग्जाम पैटर्न के हिसाब से लिखा है, इसलिए आपको मैक्सिमम नंबर प्राप्त होंगे। आप आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।